बात नहीं है। हम बात करते हैं ऑप्शनल चुनना कैसे चाहिए। ठीक है, ये सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है ऑप्शनल। ये वो पॉइंट है जो आपका सिलेक्शन तय करता है। सिलेक्शन दो तरीके से हमारे मूवमेंट करते हैं, एक एंट्री होती है और एक रैंकिंग होती है। ठीक है, ये आपका जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये सिलेक्शन एक्सिस होता है। तो सबसे पहले आपकी इंटरव्यू कॉल आनी चाहिए, ये आपका जो है ऑप्शनल तय करता है। ठीक है, ये ऑप्शनल तय करता है आप कैसे करोगे। आज से कुछ साल पहले की बात है, जब मैं दिल्ली में पहली बार आया था मिलने जुलने किसी से, तो एक दीदी हुआ करती थी, तो 2007 में तैयारी करती, बाद में सिलेक्शन हुआ। तो उस समय उन्होंने एक सजेशन दिया कि बेटा जब भी तुम आना तो अपने ऑप्शनल में बड़ा फोकस करना, जीएस वीएस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर इस पर तुमने एज बना ली, इस पर खूब मेहनत कर ली, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं बात करूं 2007 की। ये उस समय का बिल्कुल इंपॉर्टेंट फंडा हुआ करता था कि ऑप्शनल पे स्टूडेंट लग के 4 नोट्स रख के रट लेता था बढ़िया 10-12 घंटे, और जीएस वीएस ठीक ठाक हो जाती थी और अंदर सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब चीजें बिल्कुल बदल गई। ये 2011 और 2013 के बाद से सारा सिस्टम चेंज हो गया। अब यूपीएससी ने जो है ऐसे स्टूडेंट की उन्हें जरूरत होती है जिन्हें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी आना चाहिए। और उसने क्या किया, ऑप्शनल के 2 पेपर की बजाय उसको हटाकर 1 पेपर में कन्वर्ट कर दिया, ओनली 1 पेपर, कि अब आप 1 पेपर पे खेलिए। पहले 1200 नंबर था, अब केवल 500 नंबर रह गया। और इसने ओपन डायमेंशन खोलना शुरू कर दिए। आप देखिए जीएस के 4 पेपर, उसमें एथिक्स, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ उसमें डाल दिया और इसको पूरी तरीके से इस सेगमेंट को ओपन कर दिया कि अब आप देखिए आप कहां तक इसको लेकर जा सकते हैं। तो अब जो ऑप्शनल का चुनाव होगा वो पहले के चुनाव से बिल्कुल डिफरेंट होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सजेशन ले लेते हैं वहां पर जहां पर जिन लोगों ने पुराने पैटर्न में दिया था, उस समय ऑप्शनल चुनने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्शनल का चुनाव करते कैसे हैं, क्योंकि ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है। और इसके साथ सबसे मजेदार बात है कि इसका सिलेबस अभी भी लगभग उसी के आसपास है। अगर हम सिलेबस पे कमांड करते हैं या उसमें जो वर्ड्स यूज किए गए अगर हम उस पर भी कमांड कर ले तो हमें रैंक लाना बहुत आसान हो जाता है। तो पहली बात है, जब पुराने जमाने में जब सिलेबस किया जाता था कि हम ऑप्शनल कैसे लेंगे, तो 2 सेगमेंट हमारे होते थे कि भाई हमारा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या है, ये हम पहला क्राइटेरिया देखते थे। दूसरा सिलेबस किसका छोटा है, ठीक है, छोटा सिलेबस। ये 2 का कॉम्बिनेशन हम उठाते थे जब 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, 4 पेपर हमें देने पड़ते थे। छोटा सिलेबस किसका है और ग्रेजुएशन में हमारा सब्जेक्ट क्या है। दूसरा देखते थे कि दोनों के बीच में गैप कितना मिल रहा है। महीना भर पेपर खिंचता था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, आराम से स्टूडेंट पेपर दिया करता था। लेकिन अब ये पूरा सेगमेंट यहां पर खत्म कर दिया गया। अब केवल 1 ऑप्शनल है, ठीक है, और लगातार पेपर होते हैं। सभी का क्या होता है, एक ही दिन में आपका पेपर करके खत्म कर देते हैं। कुल 5 दिन में आपका पेपर खींचते खांसते हैं, इसी में आप पेपर दीजिए और गायब। अब आपको गैप नहीं दे रहे हैं। अब ऑप्शनल चुनने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। क्राइटेरिया 1, ऑप्शनल चुनते कैसे। नंबर 1, चूंकि होता क्या है, पहले पीटी और मेंस के बीच में गैप बहुत मिलता था, तो स्टूडेंट कैसे तैयार करता था, स्टूडेंट तैयार करता था ये वाला जो है पीटी से पहले और ये वाला जो है पीटी के बाद तैयार करता था। इस तरह का उनका सेगमेंट चलता था। अभी क्या दिक्कत हो गई है, अभी आपको एस से 250 नंबर कर दिया, एथिक्स भी तैयार करना है, गैप आपका बहुत कम कर दिया है। तो अब आप पीटी के बाद तैयारी करने के लिए आपके पास समय जो है वो नहीं रह गया। यहां आपको क्या करना है, क्राइटेरिया, यानी अब जो नया सिस्टम होगा उसमें ऐसा होना चाहिए, अब आपको ये देखना है कि मेरा कौन सा ऑप्शनल जीएस में बहुत हेल्प कर सकता है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3, क्योंकि अब इसमें ऑप्शनल लेते समय उसका सिलेबस छोटा है, वो इजी है, ये सब चीजें थोड़ी किनारे हो गई हैं। अब ये महत्वपूर्ण हो गया कि जीएस में कौन मेरी हेल्प ज्यादा कर पाएगा, स्पेशली जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3। ये पहला क्राइटेरिया है, राइट। कारण क्या है, क्योंकि एग्जाम से पहले ये अब क्या हुआ, जीएस आपका डिसाइडिंग फैक्टर आ गया है। अब ये 1000 नंबर का होने लगा है, 1000 प्लस 250 नंबर का एस से 1250 नंबर ये बनता है। और ऐसी कंडीशन में आपको जीएस और ऑप्शनल अलग अलग पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा जो मेरे जीएस में हेल्प करते। इस बार भी अगर आप देखोगे, मैं एक छोटा सा बात कह रहा हूं, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तुम देखोगे जो टॉप रैंकर्स हैं पिछले 2-3 सालों से उठाकर देखो तो महसूस करोगे इनका ऑप्शनल, जो जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, इनका ऑप्शनल इसी के आसपास घूम रहा है। एक आध अगर सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो मेजर ऑफ सिलेक्शन में आप देखोगे इनका जो सेगमेंट है वो इसके आसपास जा रहा है। पिछले 3 साल का उठाओ, इस बार चाहे 4th रैंकर सौम्या को देख लो, 8th रैंकर को देख लो, 51th रैंकर पे, जितने भी आप देखोगे तुम मूवमेंट करोगे कि इनका ऑप्शनल जो है वो ऐसे सब्जेक्ट के साथ आसपास जा रहा है जो जीएस में हेल्पफुल काफी अच्छा बन रहा है।
तो पहला सेगमेंट आपका रहेगा यहां पर कि मेरा जीएस में कौन सा कवरेज ज्यादा कर रहा है, तो उस कवरेज के हिसाब से आप देखोगे हिस्ट्री, सेकंड ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, थर्ड सेगमेंट है पॉलिटिकल साइंस, पवेड, ये आपके इंपॉर्टेंट सेगमेंट जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके जो है वो पॉपुलर जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, इन दोनों का जो रेशियो आप उठाकर देखोगे तो ये मोस्ट पॉपुलर हमारे ऑप्शनल मूवमेंट कर रहे हैं। तो पहला क्राइटेरिया हुआ जीएस पे हम देखते हैं, हमें लग रहा है कि ये चीज हमारी जीएस में बहुत हेल्प कर देगी, तो हमें बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम एक चीज के माध्यम से एक तीर से दो शिकार कर लेंगे। दूसरा, आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या रहा है। अगर आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है मान लीजिए, और उस पर आपकी अच्छी कमांड रही, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में इसमें 3 साल बिताए हैं, ये आपको बहुत ऑनेस्टली देखना पड़ेगा। एक होता है नहीं ग्रेजुएशन में हमने पढ़ा तो हम यही लेंगे, अब पढ़ा कि आपने कुंजी से, और आप उसी दिन एग्जाम के दिन आपने जो है किताब उठाई थी, उससे पहले तो आपने उठाई नहीं थी, वो ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट नहीं कहलाता। आप किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं और आपने बहुत ही एक कठिन प्रक्रिया के अंतर्गत उसकी स्टडी की है, तो आपके जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है और आपने उसमें बहुत दिल से पढ़ा है उसको, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये आपको एज देगा। लेकिन ये गारंटी नहीं है, ये आपको एज देगा, क्योंकि अब आपको नई चीजें बार बार नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे जा सकते हो। एक मिथ बहुत बड़ा है, वो मिथ नंबर 1 ये है कि इसका सिलेबस बहुत छोटा है तो हम इसको पकड़ लेते हैं। यूपीएससी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, अगर ऐसी खबर लग जाती ना तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यूपीएससी अंत में एक ब्रह्मास्त्र चलाता है और उसको बोलते हैं स्केलिंग। कोई नहीं जानता ये कैसे किया जाता है, लेकिन ये होती है। जो सब्जेक्ट एक टफ पड़ गया और इजी पड़ गया, उसके बीच में स्केलिंग कर देता है, आपके नंबर कम कर देगा। अगर आपका इजी पेपर है और आप एज ले रहे हो, दूसरा पेपर कठिन आ गया, तो वो स्केलिंग करके उसको छांट देता है। तो ये जो एक इजी है, इसमें नंबर ज्यादा आ रहे हैं, वो कठिन है, इस चक्कर से तो पहली बात दिमाग से निकाल कर फेंक दो। ना कुछ कठिन है और ना कुछ आसान है। यूपीएससी के लिए सारे ऑप्शनल का जो वेटेज है वो एक बराबर है, वो उसको आगे पीछे कर देगा, उसके पास अपना मैकेनिज्म। तो इस चक्कर में मत पड़ना कि ये अच्छा है और ये बुरा है। ये और दूसरा मिथ होता है कि फलाने ने लिया था, अच्छी रैंक आई थी तो हम भी ले लेंगे तो हमारी भी रैंक अच्छी आएगी। पहली लाइन मैंने क्या शुरू की थी, दूसरे की आंखों से सपना नहीं देखना है आपको। ठीक है, अपना चश्मा अपने पास रखो, उसी से दुनिया देखो। कोई गारंटी नहीं है कि आप जो है वो कुछ और पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन आपका किसी और के हिसाब से हो जाएगा। यहां जो आपकी अपनी रुचि है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी रुचि सबसे अच्छी होती है। अब मैंने कहा रुचि, इंटरेस्ट, क्यों? क्योंकि आपको ऑप्शनल में बहुत गहराई से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जीएस का जो आपका सेगमेंट होता है वो 12th क्लास से ऊपर और ग्रेजुएशन से नीचे होता है। इसका स्टैंडर्ड जो होता है, जो जीएस का पेपर आता है 12th से ऊपर और ग्रेजुएशन से नीचे। लेकिन जो ऑप्शनल का पेपर होता है वो ग्रेजुएशन से ऊपर और पोस्ट ग्रेजुएशन से नीचे होता है, इसके बीच में। यानी ये आपसे थोड़ा सा स्पेसिफिक नॉलेज की डिमांड करता है। और अगर आपकी अभिरुचि उसमें नहीं हुई, आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं हुआ, तो आप क्या होगा, कभी भी उसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे, उसमें क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे, उसकी डेप्थ में नहीं जा पाओगे। और अपनी अभिरुचि को जानना बहुत आवश्यक है। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, मेरी सिस्टर ने सोशियोलॉजी लिया। ठीक है, मैं चाहता तो उसको ज्योग्राफी बोल देता, आगे चलकर मेरे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा था, बट दैट वाज अ नॉट ट्रू थिंग। उसने एनजीओ में काम किया, उसने जो है मृतक आश्रितों के लिए उसने बहुत काम किया। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी रही वो, तो उसकी अभिरुचि जो है समाज के लोगों के प्रति थी। तो उसके इंटरेस्ट को ही उसने अपना ऑप्शनल बनाया और उसमें क्या किया, उसने अच्छा किया। पहले अटेम्प्ट में उसने जो है इतना अच्छा स्ट्राइक हिट मारा, राइट, जो यूपीएससी का इसमें अटेम्प्ट रहा। तो इसलिए क्योंकि उसको अगर किताबें ज्यादा पढ़नी पड़ी, मटेरियल ज्यादा कलेक्ट करना पड़ा, तो उसको कहीं बोरियत नहीं हुई, वो उसके अपने इंटरेस्ट का फील्ड था। हमारा स्टूडेंट क्या करता है, वो बिना अपने इंटरेस्ट को जाने ब्लाइंडली, किसी टॉपर ने बोल दिया था कि भाई उन्होंने ये लिया तो हम भी ये लेंगे, ले लो, कन्नड़ साहित्य लिया था इस बार टॉपर ने, ले लो। ठीक है, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर आपको अपनी अभिरुचि जाननी है। तो पहली बात हमने क्या की, जो हमने लिखा, आपको जो है वो पहला ऑप्शन वो चुनना है जो जीएस में आपको हेल्प कर सके, आपका टाइम मैनेज बहुत कर जाएगा। टाइम मैनेज का फायदा आपको कहां से मिलेगा, अब मान लीजिए आपने कोई ऐसा ऑप्शन लिया जो आपको जीएस में हेल्प कर रहा है, आपका जो टाइम बचेगा वो आप एथिक्स पेपर पे इनपुट मार दोगे। और एथिक्स वो पेपर है जहां थोड़ी सी मेहनत करके आप कम से कम 20 से 25 नंबर का मार्जिन ले लोगे।
और आपको जब एक एक परसेंट पे आपको एक एक नंबर के लिए आपको मार्जिन मिलना शुरू होगा ना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। वो कोई दिन नहीं आएगा कि आपको आपके कॉम्पिटिटर के मुकाबले 500 नंबर इकट्ठा दे रहा है, ऐसा कोई दिन नहीं होगा। एक एक आधा आधा नंबर जुड़कर 8 नंबर 10 नंबर 15 नंबर यही मार्जिन मिलना है आपको। जिनका सिलेक्शन होता है और जिनका नहीं होता उनके बीच में अंतर इतना ही चलता है। तो आप अगर एथिक्स पेपर में सही टाइम लगा देंगे, सही तरीका लगा देंगे, तो आपको 20 से 25 नंबर का मार्जिन मिल जाएगा। अगर राइटिंग स्किल अच्छी कर लेंगे, एस्से में आपको इतना ही नंबर का मार्जिन मिल जाएगा, बहुत है। तो पहला हमने देखा कि आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो आपकी जीएस में हेल्प करे, दूसरा आपकी अभिरुचि, और तीसरा आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट। ये हमारे 3 पहले क्राइटेरिया रहे। ऑप्शनल ग्रेजुएशन से ऊपर और पोस्ट ग्रेजुएशन से बीच नीचे होता है, ठीक है, यानी इसमें थोड़ा सा हमें स्पेसिफिक नॉलेज की आवश्यकता रहती है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बुक्स और टीचर की अवेलेबिलिटी। मैं बहुत से ऐसे बच्चों को डील करता हूं, ठीक है। अब जैसे उन्होंने जो है इकोनॉमी ऑप्शनल, उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है ग्रेजुएशन में। अच्छा, जब यूपीएससी में आते हो तो आपको भाषा चुननी पड़ती है, आप हिंदी में पेपर दोगे या इंग्लिश में पेपर दोगे, भाषा चुननी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स एक अच्छा ऑप्शनल है, लेकिन हिंदी में उसकी बुक्स अवेलेबल नहीं है। हिंदी में उसकी बुक्स अवेलेबल नहीं है, टीचर अवेलेबल नहीं है। कोई प्रॉब्लम होगी, पूछोगे किससे जाके? किससे जाके पूछोगे? नहीं पूछ पाओगे। तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि अगर मेरी लैंग्वेज के अनुसार, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, क्या बुक्स अवेलेबल है या नहीं है। ये वो क्राइटेरिया आपको बता रहा हूं। अब आप पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, टीना डाबी ने लिया, टॉपर है आपके। पॉलिटिकल साइंस से बहुत लोग टॉपर बन रहे हैं, हम भी पॉलिटिकल साइंस ले लेंगे। अब आपकी लैंग्वेज है हिंदी। आप जरा ये देखो कि जो पॉलिटिकल साइंस में अच्छा कर रहे हैं उनका जो लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी या इंग्लिश। आप इंग्लिश में जाओगे, एक से एक बेस्ट बुक्स, ठीक है, चाहे जोशुआ हो चाहे इंटरनेशनल रिलेशनशिप की तमाम बुक्स हैं। हिंदी में इंग्लिश में एबेंडेंट है, बहुत है, पर्याप्त है। द हिंदू के एडिटोरियल्स हैं, IDSA के एडिटोरियल्स हैं, आप उनको पढ़ोगे IR में आपको बहुत डेप्थ आएगी। लेकिन जरा यही हिंदी में पलट के देखो तो आपको वो स्टैंडर्ड बुक्स नहीं मिलेंगी। IDSA के आर्टिकल हिंदी में नहीं आते, हिंदू के आर्टिकल हिंदी में नहीं आते, आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो सिर्फ ये सुन लेने से कि फलाने ऑप्शनल्स का बहुत अच्छा स्कोप जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट जा रहा है, ये आपकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे, साइंस का सब्जेक्ट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, यहां हिंदी और इंग्लिश के बीच का जो बुक्स का अंतर है वो बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल नोट्स पढ़कर आप जो है वो रैंक लेकर आ जाओगे, तो शायद थोड़ा ऐसा मुश्किल होने लगा। जिस तरह के क्वेश्चंस का पैटर्न आता चला जा रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको उन सब्जेक्ट के बारे में, जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट की, दोनों लैंग्वेज की बुक्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ज्योग्राफी की बात करूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट की बुक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। सोशियोलॉजी की भी बात करूं तो सोशियोलॉजी भी इज गुड फॉर द हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, बुक्स अवेलेबल, ठीक है। इसी तरह जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं और जो आपके जैसे चल रहा है, फिलॉसफी हो गया, तो फिलॉसफी में आप देखोगे हिंदी और इंग्लिश दोनों की बुक्स ठीक ठाक मात्रा में उपलब्ध। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स की बुक ढूंढो हिंदी में, अगर आप सोचो आप फिजिक्स से या विज्ञान से आप जा रहे हो, हिंदी की बुक ढूंढ के दिखा दो। इंग्लिश में एक बड़ी अच्छी बुक आती है रश्मि हॉलिडे फिजिक्स की, हिंदी में मुझे वो बुक ढूंढ के दिखा दो जिसमें हिंदी में अनुवादित हो। जैसे इरोडोव की बुक बहुत अच्छी मानी जाती है, रशियन राइटर है, अब आप हिंदी में मुझे ढूंढ के दिखा दो। फर्क तो आ जाएगा क्योंकि मटेरियल का फर्क यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टीचर्स है जो इंग्लिश में डेडिकेटली वो पढ़ाते हैं, हिंदी में उसके आपको टीचर अवेलेबल नहीं होंगे। तो क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछोगे किससे? जैसे मैं पढ़ा हूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो मेरा ये तक नहीं भाई मेरा बहुत अच्छा है, मैंने बहुत काम किया, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लूंगा। अब ले तो लिया 2 महीना, अब मैं क्वेश्चन मेरा फंसता था, मैं पूछूं किससे? अब यहां कोई मैं ढूंढ मारा, कोई बताने वाला नहीं मेरे को। अब ये कैसे होगा, ये मशीन का ये क्वेश्चन है, ठीक है, इंडक्शन मोटर है, अब मैं उसको निकालने की सोच रहा हूं, नहीं मेरे को मिल रहा है, कोई बताने वाला नहीं मेरे को। अंत में कान पकड़ लिया मैंने, भैया ये तो डंप करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो ऐसी तैसी हो जाएगी। कितना तुम खुद से बुक्स में डिक करोगे, क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, प्रॉब्लम आएगी, तो मैं पूछूंगा किससे? तो आपको ये दोनों चीजें अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, बुक्स अवेलेबिलिटी और टीचर अवेलेबिलिटी, ये आपको सोचना ही पड़ेगा। और कोई भी हो, आप जैसे इंस्टीट्यूट में गए, आपने सर से पूछा सर कौन सा ऑप्शन ले लें, जो सबसे बड़ी आप गलती करते हो। अब मान लो मैं ही ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, तो भाई मैं तुमसे ये क्यों कहूंगा तुम सोशियोलॉजी ले लो? मैं तुम्हें कन्विंस करूंगा ना कि तुम ज्योग्राफी लो, करूंगा कि नहीं करूंगा? तो ये एक और गलत स्टेप है, आपको ये डिसीजन खुद से लेना पड़ेगा।
क्राइटेरिया आपको पता चल गया, टाइम दो इसमें, ये इतना क्रूशियल। अगर आपने जल्दबाजी में एक ऑप्शनल गलत ले लिया तो सामने रिजल्ट खड़ा हुआ है, ठीक है। एक ऑप्शनल गलत लेने का नतीजा, उस समय हमारे यहाँ 2 ऑप्शनल हुआ करते थे यूपीएससी में, और जल्दबाजी में आया था, मेरे पास टाइम कम था, एक आदमी ने एक गलत ऑप्शनल दिला दिया। बोले अरे बहुत बढ़िया है, चलो टीचर से जान पहचान है तुम्हारा, हम करा दे। अब टाइम था नहीं, सीनियर अपने आप को कह रहा था कि नहीं हम 3 साल से यहाँ पर हैं, मेंस लिख चुके थे। हमें लगा भाई ज्ञानवान व्यक्ति होगा, जैसा कि हर बच्चा समझता है, हम भी आए थे नए नए, समय हमारे पास था नहीं कि भैया हमें इतना टाइम मेरे पास है नहीं। और एक गलत ऑप्शन का नतीजा क्या होता है, सारा टैलेंट धरा रह जाता है और आप किनारे हो जाते हैं। सो बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समय लेकर इसको आप चुनना, क्योंकि ये कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है, वो चीज है जो आपको यूपीएससी के अंदर लेकर जाएगी। स्ट्राइक आप अंदर कर जाओगे। ये 500 नंबर है, और 500 में अगर आप 250 नंबर के प्लस आप आ गए तो आप ये मान के चलिए आपकी इंटरव्यू की कॉल है। अब आप जीएस और करंट में अगर आपने जैसे फोकस किया, आपकी रैंक आ जाएगी, खटाक से उसी साल आ जाएगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में आएगी, लेकिन बहुत तरीके से। अब आपको करना क्या है, इतना कुछ आपको पता चल गया। अब आप करना होता है ऑप्शनल चुनने के लिए, आप कोई 3 इस क्राइटेरिया पे आप डायरी लीजिए और 3 ऑप्शनल अपने चूज करिए। 3 ऑप्शनल मैंने जो क्राइटेरिया बताया, जीएस में वेटेज के हिसाब से, आपका ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट रहा है उसके हिसाब से, सिलेबस छोटा बड़ा है, हमारी पकड़ है या नहीं है उसको भी आप देख लीजिए, लेकिन वो उससे उतना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। किसी ने कह दिया कि भाई ये वाला सिलेबस बहुत छोटा है और ये वाला बड़ा है, या टॉपर उससे भी निकल रहे हैं और उससे भी निकल रहे हैं, दोनों से निकल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप जो है उसके सबसे महत्वपूर्ण है बुक्स अवेलेबिलिटी किसमें है, ये क्राइटेरिया बनाइए कि बुक्स और टीचर इसके किसके, अगर कल मुझे कोई समस्या हुई है, हमें पूछना है तो क्या टीचर इसके अवेलेबल है या नहीं है। लैंग्वेज कि भाई मेरी बुक्स जो है मेरी लैंग्वेज में अवेलेबल है कि नहीं। आप इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप ऐसे भी मुखर्जी नगर में हो या कहीं भी, आप ऑनलाइन भी है, आप मंगा के देखो कि बुक्स की मेरे पास लिस्ट अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। ये आपके जो 3 क्राइटेरिया, आप अपने 3 ऑप्शनल चुनिए। और सबसे महत्वपूर्ण मैंने क्या बताया, आपकी रुचि कैसी है। जरूरी नहीं कि मेरे को जो अच्छा लगे वो आपको भी अच्छा लगे, ठीक है। आपकी अपनी अभिरुचि कैसी है, हर सब्जेक्ट की अलग डिमांड होती है, तो अपनी रुचि को पसंद करना शुरू करिए। रुचि की पसंद तब आएगी जब आप जीएस से थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाओगे, पॉलिटी भी पढ़ोगे, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ोगे, थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ोगे, फिर देखोगे किस सब्जेक्ट के साथ तुम्हारा जो है ट्यूनअप अच्छा हो रहा है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको हिस्ट्री का जो है डाटा एक भी याद नहीं होता, कौन किसका बेटा था, कौन किसने किसकी हत्या की, किसने राज सिंहासन लिया, ये उनके लिए एक तिलस्म होता है, एक बड़ी पहेली होती है। उनको ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट बड़ी जल्दी समझ में आ जाते हैं। वहीं दूसरा स्टूडेंट होता है, उसको ये नहीं पता चल रहा है कि उसको ये सब याद है कि मौर्य वंश और चालुक्य कब आए और कब गए, लेकिन हवा कैसे आई और गई ये बात नहीं समझ में आ रही होती है, कि जलवायु में परिवर्तन कैसे हो गया, मानसून कैसे आ गया, ये उनके लाख खोदने पे भी नहीं समझ में आता। उन्हें ये पता है कि ये डायनेस्टी कब आई और ये डायनेस्टी कब गई, किसने कब आक्रमण किया, कितना लूटा, ये सब पता है उसको, लेकिन एक सूर्य की किरण से क्या क्या जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उसकी समझ में नहीं आता। हम अपनी अभिरुचि जानेंगे, और इसके लिए मैं कहता हूं कि जल्दबाजी मत करिए, पहले जीएस के साथ इंट्रोड्यूस हो जाइए, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आइए, आप 3 ऑप्शनल पसंद करेंगे इस पूरे क्राइटेरिया में, अभिरुचि, जीएस में उनका महत्व, बुक्स अवेलेबिलिटी, टीचर अवेलेबिलिटी और सिलेबस के साथ हमारा सिस्टम। आप 3 ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट करेंगे, ए, बी और सी। टेक योर टाइम, हफ्ता 1.5 हफ्ता जो लगता लगा रहा हूं, ठीक है। 3 ऑप्शन आपने चूज किया, इनका प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आइए, सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर सस्ते मिलते हैं, ज्यादा नहीं, ये 50-60 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन करिए, बहुत जरूरी है। और इनका सिलेबस पढ़ने के बाद इनका प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, ठीक है, आपका जो थोड़ा बहुत भी जानकारी है, और ये देखिए कि इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद किन प्रश्नों के साथ आप डायरेक्टली फैमिलियर हैं, कि आप कितना इजीली इसको अच्छे से कर सकते हैं। क्या इसमें से आज मैं अपने बेसिक नॉलेज के हिसाब से इसमें से कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकती हूं या नहीं। 3, उसमें जिसमें आप सबसे कंफर्टेबल हो, गो फॉर दैट, जिसमें के साथ भी आप कंफर्टेबल हो, कि हां कि भाई मैंने जितना सुना है, मैंने जितना समझा है, जो मेरी अभिरुचि है, इसके जो क्वेश्चन के प्रकार हैं वो मैं कैसे कर सकता हूं, क्या ये क्वेश्चन मेरी समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या इनकी भाषा मेरी पकड़ में है या नहीं है, क्या मेरा सिलेबस जो है वो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसमें से 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन मेरी पकड़ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सुने हुए पढ़े हुए मेरे अटेम्प्ट करने लायक हैं, या पूरी तरीके से सर के ऊपर से जा रहा है। वो पूछ रहा है ईश्वर है या नहीं, सर सिद्ध करो। अब कुछ स्टूडेंट है जिनको दर्शन में बड़ा मजा आता है, आर्ग्यूमेंट्स अच्छे करते हैं, कुछ ये ईश्वर शक्ति सर्वशक्तिमान है, सिद्ध करिए।
अब सिद्ध करिए, तर्क दीजिए, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। भाई सर्वशक्तिमान है तो सब कुछ उठा लेगा, तो क्या तुम्हारा ईश्वरीय अलमारी उठा सकता है? बोले नहीं उठा सकता, फिर कहेंगे सर्वशक्तिमान। दो मजदूर बुलाएंगे उठा लेंगे, तो वो शक्तिमान ज्यादा हुए। आर्ग्यूमेंट से कि बुद्धि ज्ञान से आती है, अनुभव से आती है, ठीक है, ये तर्क है। तो यानी अगर भैंस को हम डेली जो है वो पहाड़ा पढ़ाएंगे तो उसको कुछ दिन बाद टेबल याद हो जाएगी। अगर आप उसको ज्ञान या अनुभव में लेकर जाते हो, क्या होता है, कुछ लोगों में तर्क की क्षमता होती है, कुछ लोगों में तर्क की क्षमता नहीं होती। तो अपने गुण को जानो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें अगर आपको मार्क अच्छे मिले तो आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे, बहुत अच्छा कर ले जाओगे। ये बात ध्यान रखना। तो अपने हिसाब से आपको जो बेस्ट तरीका जो मैंने अभी तक समझा है, राइट दैन, कि आप किसी से पूछने की बजाय अपने खुद से ऑप्शनल का डिसीजन लीजिए। ना वो ज्योग्राफी हो, ना वो पॉलिटी हो, ना वो सोशियोलॉजी हो, आप क्या चाहते हैं, देन गो टू द टीचर। पहले टीचर के पास जाओगे तो भाई मैं ही ज्योग्राफी, मैं तुम्हें कन्विंस करूंगा कि तुम ज्यादा ज्योग्राफी लो, लेकिन ये कन्विंस करने का खेल नहीं है, क्योंकि ओवरऑल आपने ज्योग्राफी ले लिया और आपके मार्क्स खराब आ गए तो रिजल्ट खराब हो जाएगा ना। वो ये थोड़े नहीं कहता कि ज्योग्राफी में पास हो तो आईएएस, थोड़ा सा आईएएस बना देंगे, अगली बार जीएस पास कर लेना तो पूरे आईएएस बन जाओगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। ओवरऑल मार्क्स आपके जोड़े जाते हैं। तो आपकी कोई भी स्टेप पे आपकी गलती, चाहे वो जीएस की गलती हो, चाहे करंट की गलती हो, चाहे ऑप्शन की गलती हो, या क्वालिफाइंग पेपर में अटक गए, आगे कॉपी नहीं चेक होगी, सब पढ़ा इंग्लिश नहीं पढ़ पाए, अब क्वालिफाइंग पेपर आपसे क्वालिफाई नहीं हुआ, सब खेल खत्म। तो आपको तो मल्टीपल डायमेंशन में तैयारी करनी है, इसलिए एक एक सिस्टम को पकड़ के रखिए। तो जिन लोगों ने अभी तक ऑप्शनल को बहुत सीरियसली चूज नहीं किया, एक होता है चूज करना, एक होता है सीरियसली चूज करना, ठीक है, कि भाई किसी ने कह दिया फलाने भैया का ये पढ़ा था, उनकी पुरानी किताबें पढ़ी, नई नई खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है, सर ने ये कहा था, वो एक अलग सिस्टम होता है। जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं उसके साथ करें, लेकिन जिन लोगों ने अभी चूज नहीं किया या सीरियसली चूज नहीं किया है, वो इस क्राइटेरिया को फॉलो करें, राइट, ये इस क्राइटेरिया को फॉलो करें, ट्रायल एंड एरर मेथड पे ना जाएं, ठीक है, और अंत में देखें किसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, उसके साथ अपना दिल लगाइए, बेसिक बुक्स पढ़िए, टीचर की देन हेल्प लीजिए, ये आंसर राइटिंग कैसे करना है, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट कैसे समझना है, इसके साथ जाइए। और अब जितने भी आपके सेकेंड पेपर हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शनल का सेकेंड पेपर, ये सेकेंड पेपर पहले के टाइम में बड़े अच्छे मार्क्स देते थे, अब के टाइम में ये मार्क्स खा जा रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि जितने भी ऑप्शनल है, मैक्सिमम ऑप्शनल, चाहे वो पबैड हो, ज्योग्राफी हो, या आपका सोशियोलॉजी हो, या आपका पॉलिटिकल साइंस हो, या आपका जो है वो फिलोसफी क्यों ना हो, इनका सेकेंड पार्ट जो है वो कंटेम्प्रोरी इशू के साथ जुड़ा हुआ है, समसामयिक करंट अफेयर्स है। तो अगर आपकी करंट अफेयर्स पे कमांड नहीं होगी तो अब आप ऑप्शनल के सेकेंड पेपर में बहुत अच्छा हिट नहीं कर पाओगे, बहुत अच्छा हिट नहीं कर पाओगे। फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट में सेकेंड पेपर में वो लोग जो है वो करंट अफेयर्स रख रहे हैं, चाहे वो नारी का मुद्दा हो, समाज में पैट्रियार्की हो, वो हाल की घटना के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, ये हालत है। और पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी है, अगर आप सोच ही नहीं सकते। तो करंट अफेयर्स अब आपके, मैंने बार बार कहा, आपकी कोर में आना चाहिए। ये रहा हमारा सेकेंड सेक्शन, ऑप्शनल कैसे चुनना है। कोई क्वेश्चन यहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो।